नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं आपके साथ आशा झा और नॉन स्टॉप एट 9 आज शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत पद से इस्तीफा देंगे, ये इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी सामने आ रही है। तीरथ सिंह रावत रात 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, ये भी जानकारी सामने आई है। आलाकमान से मुलाकात के बाद देहरादून पहुंचे हैं तीरथ सिंह रावत और वहीं पार्टी आलाकमान ने नरेंद्र सिंह तोमर को पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तराखंड भेजा है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विधायक दल का नया नेता भी चुन लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि नया सीएम मौजूदा विधायकों में से ही चुना जाएगा, क्योंकि यहां पर एक संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है जिसको देखते हुए, जिसको आधार बताते हुए कहा जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत को अपना इस्तीफा देना पड़ रहा है। कुमार गौरव मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुमार, सबसे पहले इस वक्त लेटेस्ट अपडेट बताइए। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, क्या राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? देखिए, बिल्कुल तीरथ सिंह रावत अभी देहरादून पहुंचे हैं और उसके बाद वहां से वो सबसे पहले अपने कार्यालय में गए हैं। चौथे फ्लोर पे जो सेक्रेटेरिएट में उनका कार्यालय है वहां गए हैं और जो संभावना है वो यही है कि वो अभी जाएंगे, गवर्नर से मुलाकात करेंगे, इस्तीफा सौंपेंगे और 9:30 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो अपनी बात को कहेंगे कि उन्होंने संवैधानिक संकट को देखते हुए इस्तीफा दिया है। चूंकि 1 साल से कम का वक्त बचा है विधानसभा का, ऐसे में संवैधानिक संकट ये है कि चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। और कल यानी कि कल सुबह के बाद से लगातार 9 बजे के बाद से लगातार वहां डेवलपमेंट होगा। जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है नरेंद्र सिंह तोमर वो वहां पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। 11 बजे के बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नया मुख्यमंत्री राज्य का चुन लिया जाएगा, जो कि आगे चुनाव तक अपना कार्यभार करेगा। मुख्य तौर पर जो नाम चल रहा है उसमें सतपाल महाराज का नाम आगे है, पुष्कर धामी एक नेता है उनका भी नाम आगे है, धन सिंह रावत भी इस रेस में आगे हैं, लेकिन सबसे आगे माना जा रहा है कि धन सिंह रावत है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए उत्तराखंड में ठाकुर और ब्राह्मण ये 2 बड़ी आबादी है, जिसमें ठाकुर आबादी की संख्या ज्यादा है, 50% से ज्यादा वो लोग हैं। इसलिए मुख्यमंत्री हमेशा भाजपा बैलेंस करके चलती है और मुख्यमंत्री हमेशा ठाकुर किसी नेता को बनाया जाता है और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे किसी ब्राह्मण को बनाया जाता है। तो इस बार भी वही फॉर्मूला होगा, धन सिंह रावत हो, सतपाल महाराज हो। गौरव, मैं आ रही हूँ आपके पास। अधीर यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं वहां पर, क्योंकि स्थिति साफ साफ वो देख पा रहे वहां मौजूद है। अधीर, क्या जानकारी सामने आ रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तीरथ सिंह रावत, कब जाएंगे राज्यपाल से मिलने, क्या है इंफॉर्मेशन? मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम सचिवालय के जो मीडिया सेंटर है वहां पे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि वो पहले राजभवन जाके अपना इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सीधा एयरपोर्ट से उतरने के बाद सीधा सचिवालय आए हैं और अभी थोड़ी देर में ही यहाँ पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। जी अधीर, संवैधानिक संकट की बात कही जा रही है अब ये, क्योंकि इसके बाद अब ये दौड़ शुरू होगी कि कौन कौन से चेहरे, तो ये जो अभी चेहरे हम दिखा रहे हैं, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, पुष्कर सिंह धामी, कौन सा चेहरा ऐसा है जो इस रेस में सबसे ज्यादा आगे दिखाई पड़ रहा है? और जो अभी गौरव भी कह रहे थे कि वो जो समीकरण है, कास्ट का समीकरण, वो बैठाना चुनाव से पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, उस लिहाज से कौन सा चेहरा प्रथम नजर आ रहा है रेस में? बिल्कुल, जब से ये पूरा घटनाक्रम चला है, इसमें जब मुख्यमंत्री को 3 दिन पहले अचानक एकदम से दिल्ली बुलाया जाता है, चिंतन बैठक यहाँ पे खत्म हुई थी, उसके अचानक अगले दिन ही दिल्ली बुला लिया गया और उसके बाद फिर लगातार 3 दिन वो दिल्ली में रहे और ये कयास शुरू होने लगे कि अब मुख्यमंत्री को हटाया जा रहा है और उनकी जगह कोई दूसरे आ रहे हैं। तो उसके बाद ही कई ऐसे नाम निकल के आ रहे हैं, जैसे जिसमें सतपाल महाराज हैं, धन सिंह रावत हैं, कई ऐसे नाम है। लेकिन इसमें जो अभी तक सबसे ऊपर जो नाम निकल के आ रहा है, सतपाल महाराज का नाम निकल के आ रहा है कि वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन अभी बीजेपी का, जैसा आपने पहले भी देखा था, इससे पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था और कई ऐसे नाम उस वक्त भी कई निकल के आए थे, लेकिन जो बाद में फाइनल नाम निकल के आया था वो सबसे अलग था। तो इसलिए ये बीजेपी है, बीजेपी में पता नहीं चल पाता है कि लास्ट टाइम तक भी पता नहीं चल पाता कि किसको अगला मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद स्थिति थोड़ी साफ होगी कि क्या आगे का घटनाक्रम होगा। जी, पिछली बार भी याद है मार्च महीने में जब तीरथ सिंह रावत को कमान सौंपी गई थी, इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और धन सिंह रावत का नाम उसके बाद बहुत चल रहा था कि शायद धन सिंह रावत को कमान सौंपी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको बता दें, सचिवालय पहुंचे हैं अभी यहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, अभी तक तो मुख्यमंत्री हैं।
इस्तीफा सौंपेंगे। पहले राज्यपाल को इस पर पूरी तरीके से बात हो चुकी है, सहमति बन चुकी है और फिर 9:30 बजे सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे क्या कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीरथ सिंह रावत। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे, रुख पंजाब का। और लगता है कि सिद्धू और कैप्टन के बीच जमी विवाद की बर्फ अभी पूरी तरह से पिघली नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कल कैप्टन सरकार ने दफ्तरों में बिजली के इस्तेमाल को लेकर एक सर्कुलर जारी किया। आज सिद्धू ने उनके सर्कुलर पर ही सवाल खड़े कर दिए। सिद्धू ने हमला करते हुए कहा, अगर बिजली को लेकर नीति सही बनी होती तो शायद ये नौबत ना आती। उधर एक खबर आई, बिजली संकट पर सवाल खड़े करने वाले सिद्धू ने 8 लाख से ज्यादा का खुद बिजली बिल नहीं भरा है। देखिए, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक हुई बैठक के बाद दावा किया गया कि सिद्धू और कैप्टन में ऑल इज वेल हो गया है, लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि दोनों के बीच तल्खियां फिर सामने आ गए। बिजली कटौती के बहाने आज सिद्धू ने फिर कैप्टन को घेर लिया। अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर बिजली को लेकर पॉलिसी सही बनी होती तो शायद पंजाब की जनता और किसानों को इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। गुरुवार को कैप्टन सरकार ने कार्यालयों के समय में कटौती करने का आदेश दिया ताकि बिजली की कटौती की समस्या को दूर किया जा सके और बिजली की बचत हो सके। लेकिन आज सिद्धू ने मोर्चा खोल दिया। सिद्धू ने धड़ाधड़ कई ट्वीट कर दिए। अगर हम सही दिशा में काम करते हैं तो पंजाब में बिजली कटौती की जरूरत ही नहीं है और न ही मुख्यमंत्री को सरकारी कार्यालयों में समय बदलने और एसी चलाने को मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। पंजाब 4 रुपए 54 पैसे प्रति यूनिट की औसत लागत पर बिजली खरीद रहा है। राष्ट्रीय औसत 3 रुपए 85 पैसे है और चंडीगढ़ में 3 रुपए 44 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली खरीदी जाती है। पंजाब को बिजली खरीदने के लिए 3 प्राइवेट थर्मल प्लांट पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है और 5 से 8 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली खरीदनी पड़ती है, जो बाकी राज्यों से ज्यादा है। पंजाब में बिजली की संकट को लेकर सिद्धू ने करीब करीब कुछ वैसा ही कहा जैसा केजरीवाल ने कुछ दिन पहले बिजली को लेकर कैप्टन सरकार को घेरा था और सरकार आने पर पंजाब में मुफ्त बिजली देने की बात कही थी। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। मुझे लगता है हमारी जो हमने कैलकुलेशन की है, पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा। अब ये जो मैंने कहा, ये केजरीवाल की गारंटी है, ये कैप्टन के वादे नहीं है। तो आप पूछोगे कि कितने दिन में पूरे करूं? के वादे तो 5 साल हो गए, तब भी पूरे नहीं हुए। जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। पहली कलम से पुराने सारे बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन 24 घंटे बिजली देने में टाइम लगेगा। बिजली को लेकर इधर सिद्धू ने निशाना साधा, उधर बात ये सामने आई कि बिजली के संकट पर सवाल करने वाले सिद्धू ने खुद अपने घर का बिजली बिल लंबे समय से नहीं भरा है। उन पर कुल 8,67,000 और 540 रुपए बकाया है। अमृतसर में सिद्धू का ये वही घर है जिसका बिल अभी तक भरा नहीं गया और 8 लाख से ऊपर बकाये का ये बिजली बिल है। यानी सवाल उठाने वाले सिद्धू अब खुद सवालों के घेरे में है। बता दें कि उत्तर भारत में पिछले करीब 1 हफ्ते से भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच पंजाब में बिजली कटौती हो रही है, जिससे राज्य में हाहाकार है। इस बीच पंजाब सरकार ने दफ्तरों में चल रहे एसी के काम और तय मात्रा में उपयोग की बात कही है। इसी को नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा मसला बनाया है। जिस बिजली को लेकर पंजाब में बवाल मचा है, अब उसका हिसाब किताब आपको समझाते हैं। पंजाब में बुधवार को बिजली की मांग 14,142 यूनिट तक पहुंच गए, जबकि आपूर्ति 12,842 यूनिट ही है। इस बिजली संकट से निपटने के लिए पंजाब में कई फैसले भी लिए गए। सरकारी दफ्तरों में शनिवार तक एसी नहीं चलाने का सर्कुलर जारी किया गया। एसी नहीं चलाने का फरमान नागर और बोर्ड के दफ्तरों के लिए भी है। जरूरत नहीं होने पर लाइट भी बंद रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बिजली बचाने के लिए सरकारी दफ्तर का टाइम आधा दिन कर दिया गया। यानी पंजाब में सरकारी दफ्तर सुबह 8 से दोपहर 2 तक ही काम करेंगे। औद्योगिक इकाइयों को हफ्ते में 5 दिन ही काम करने की इजाजत है। इस सर्कुलर के बाद पंजाब में सियासी पारा और ज्यादा चढ़ गया। विशाल इंग्लिश की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो फिलहाल पंजाब में चुनावी मौसम के बीच बिजली की भारी कटौती हो रही है। राज्य में 15 से 16 घंटे तक
बिजली की कटौती की जा रही है। आम आदमी के साथ साथ किसान भी खासे परेशान हैं। बिजली कटौती को लेकर अकाली दल ने सड़क से लेकर खेत तक कैप्टन सरकार को घेरा। एक तरफ जहां अकाली दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो वहीं दूसरी तरफ बादल परिवार ने रिपोर्टर बनकर किसानों की तकलीफ सीधे खेत से दिखाई। सड़क से खेत तक, विधानसभा से जनता की सभा तक बादल परिवार कैप्टन को घेरने में जुटा है। बिजली इस्तेमाल को लेकर कैप्टन ने नया निर्देश जारी किया तो बादल परिवार और ज्यादा आक्रामक हो गया। एक तरफ अकाली के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो दूसरी तरफ आज सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर रिपोर्टर बनकर खेतों में पहुंच गए और सूखती फसल को दिखाते हुए कैप्टन को निशाने पर लिया। सुखबीर सिंह बादल ने धान के खेत में पहुंचकर एक वीडियो जारी किया। मैं पिंड ਚੱਕਪੱਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ, ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਸਾਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤ, ਇਹ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪਰ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। सिर्फ सुखबीर सिंह बादल ही नहीं बल्कि हरसिमरत कौर भी खेतों में पहुंच गईं और खेत में खड़े होकर बिजली की कटौती के चलते फसल को पानी न देने पाने से किसानों को हो रही तकलीफ को दिखाया। ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਥੇ ਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖੇਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਆਹ ਫਸਲ ਕਿਉਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ताकि किसानों ਨੂੰ ना बिजली दो, ना बिजली ਦੀ खपत होए ਤੇ ना ही किसी किसान ਨੂੰ सब्सिडी देने ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ। मुफ्त बिजली ही बंद कर दो। ਜੇ बिल नहीं ला सकते तो बिजली बंद कर दो। आज किसान कित्थे जाए? पंजाब में बिजली की कटौती को लेकर लोग बेहद परेशान हैं। सबसे ज्यादा किसानों को दिक्कत हो रही है। किसान इसको लेकर शिकायतें लगातार कर रहे हैं। किसानों और आम जनता के मुद्दे को लेकर अकाली एक्शन में है। आज जगह जगह धरना भी दिया गया। ਸਿੰਪਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੰਬੀਆਂ ਦੀ ਬੱਤੀ 8 ਘੰਟੇ ਆਵੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 2002-07 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। 10 ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। आज 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर वो हालात पैदा करते हैं। पंजाब में बिजली की कटौती बड़ा मुद्दा है और अकाली दल चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। इसीलिए कैप्टन को घेरने के लिए सड़क से खेत तक पहुंच रहा है और अकाली दल को पूरा समर्थन भी मिल रहा है। किसान और आम लोग बिजली के मुद्दे पर उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो सियासी तौर पर बादल परिवार के लिए अच्छी खबर हो सकती है। विशाल एंग्रिश की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब पंजाब के बाद रुख महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़ी 65 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। उनके मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे जुड़ी एक चीनी मिल को अटैच किया गया है। ईडी की ओर से जब्त की गई संपत्ति में कोरेगांव के चिमन गांव स्थित चीनी मिल की जमीन, इमारत, प्लांट और मशीन शामिल है। किसान कानूनों पर कल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का बयान आया। इस बयान से लगा कि वो बयानों पर वही बात कह रहे हैं जो सरकार की है। शरद पवार ने कहा कि कृषि कानून में जिन पॉइंट को लेकर किसानों की आपत्ति है उसमें संशोधन किया जाना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि शरद पवार के बोल क्यों बदले? क्या अजित पवार पर ईडी के शिकंजा कसने के कारण बदले पवार के बोल, या फिर शरद पवार का कोई और मकसद है? तो विड्रॉ करने की डिमांड है,
मगर महाराष्ट्र सरकार का थिंकिंग मुझे ये लगता है कि ये कानून में जहाँ सुधार करने की आवश्यकता है वो सुधार करे। जो भारत सरकार ने दिया है वो 100% एक्सेप्ट करते बिना वो सुधार करके लाएंगे तो अच्छा होगा। वो थिंकिंग है और सबके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। कृषि कानूनों के बारे में देश के बड़े नेता और पूर्व कृषि मंत्री भारत सरकार शरद पवार साहब का बयान मैंने देखा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सभी कानून बदले जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं पर विचार करके उसको बदला जाना चाहिए। मैं पूर्व कृषि मंत्री पवार साहब के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं। दरअसल ईडी ने 2019 में दर्ज मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की थी। आरोप था कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के पदाधिकारियों ने बिना कानून का पालन किए एक सहकारी चीनी मिल को बहुत कम दामों पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बेच दिया। जब मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया तो महाराष्ट्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया और फिर ईडी ने भी जांच शुरू की। लेकिन अजीत पवार का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर नीलामी हुई और इसमें पारदर्शिता बरती गई। तसं हनुमंत गायकवाड यांनी तो कारखाना चालवायला घेतला। दुर्दैवाने त्यांना पहिल्या वर्षामध्ये 3 का 4 कोटी का 5 कोटी तो तर रेकॉर्डला आहे तोटा झाला। तोटा झाल्यानंतर ते जरा बॅकफूटला गेले। ते बॅकफूटला गेल्यानंतर त्यांनी काढलेली जे काही कंपनी होती जरंडेश्वर शुगर मिल म्हणून एक कंपनी काढली होती, तिथं चालवायला घेतला होता। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच में पाया गया कि महाराष्ट्र के सतारा में मौजूद शुगर मिल चरणदेश्वर एसएसके को साल 2010 में मेसर्स गुरु कमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने 65.75 करोड़ में खरीद लिया। इसके फौरन बाद उस कंपनी ने इस शुगर मिल को वापस चरणदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दे दिया। इस कंपनी की ज्यादातर हिस्सेदारी अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की कंपनी मेसर्स स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड के पास है। लेकिन एनसीपी का कहना है कि ईडी पार्टी और पवार परिवार को बदनाम कर रही है। जिस तरह से ईडी के जरिए खबरें फैलाई जा रही हैं कि अजीत पवार जी और उनके परिवार की संपत्ति कुर्क की गई है, सीज की गई है। जो भी ईडी की कार्रवाई है वो अपना कानून के तहत काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अजीत पवार जी हों, उनके परिवार के लोग हों, किसी भी तरह का कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है और निश्चित रूप से अगर कोई भी जानकारी ईडी मांगेगी तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। जब ये डील हुई तब अजीत पवार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में डायरेक्टर के पद पर थे। उन पर अपनी ही कंपनी को शुगर मिल लीज पर देने का आरोप लगा। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि चरणदेश्वर एसएसके को खरीदने के लिए जो पैसे आए थे वो भी मेसर्स चरणदेश्वर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड से ही आया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक मेसर्स गुरु कमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक डमी कंपनी थी जिसका इस्तेमाल सिर्फ शुगर मिल को खरीदने के लिए किया गया था। शरद पवार क्या बोलते हैं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शरद पवार कब और क्यों बोलते हैं। कृषि बिल पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का बयान ऐसे समय में आया है जब ईडी का शिकंजा एनसीपी के नेताओं पर कसता जा रहा है। इसलिए इस बयान को लेकर लोग तरह तरह के अर्थ लगा रहे हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। इधर 2022 के लिए प्रियंका गांधी ने भी आज से बाकायदा तैयारी शुरू कर दी है। प्रियंका ने वर्चुअली यूपी के अपने जिला स्तर के नेताओं और कुछ कार्यकर्ताओं से बात की। साथ में योगी सरकार को भी जमकर घेरा। देखिए कैसे। यूपी में 22 के लिए किन मुद्दों पर कांग्रेस को उतरना चाहिए, जनता में बीजेपी को लेकर क्या नाराजगी है, खोई हुई जमीन को कैसे वापस लाया जाए, इन सभी सवालों के साथ प्रियंका गांधी भी यूपी की चुनावी सभा में उतर गयी। महंगाई है वो बर्दाश्त के बाहर है। आज महंगाई का ये आलम है कि आप सोचिए, सरसों का तेल, 1 किलो सरसों का तेल लगभग 200 रुपए के लिए मिलता है।
दूसरी तरफ किसान को 1 किलो गेहूं के लिए 15 रुपए मिलते हैं। तो सिर्फ 1 किलो तेल खरीदने के लिए किसान को 14 किलो गेहूं बेचना पड़ रहा है। आज ये स्थिति है। हर जिले में कांग्रेस की बैठकों का दौर आज से शुरू हो गया है। हर जिले में संगठन के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश और कुछ सुझाव देने की शुरुआत हो गई। आज पहला दिन था और पहले दिन प्रियंका ने सुल्तानपुर और प्रयागराज के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली बात की। प्रियंका गांधी जी लगातार न्याय पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को और जनपद स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदेश कार्यकारिणी के साथ प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने प्रयागराज, सुल्तानपुर और अन्य जगहों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। ज्यादा से ज्यादा कैसे जनता के मुद्दों को हम उचित प्लेटफॉर्म पर उठाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।